इंडिया और रशिया के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेके आज एक आर्टिकल आ रखा था, इंडियन एक्सप्रेस में ही देखा होगा आपने। सो जब रशिया की विजिट होती है टू इंडिया, एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था रेलोज नाम का। हाँ, इसमें क्या किया जाएगा, जो मिलिट्री बेसिस होंगे ये एक दूसरे के यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एग्रीमेंट हमने सिर्फ रशिया के साथ ही साइन करा है, इसके अलावा भी यूएस के साथ भी हमने सिग्नेचर कर रखे हैं। कॉमकासा नाम आपने सुना होगा, बेका है, लेमोआ नहीं, यूएस के रिलेशन में नहीं किया ये वाला चीज। चलो ठीक है, आज आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। कॉमकासा पॉपुलर वन है, जो बेका है, लेमोआ है, उनके बारे में बहुत कम सुना होता है। तो जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज आर्टिकल आ रखा था, एक तो इस विजिट के बारे में मेंशन करा, इसकी जो की आउटकम निकल के आई थी वो आपने कवर कर ली थी। मदद पोर्टल क्या चीज थी, माइग्रेशन से रिलेटेड थी, है ना, कि लीगल तरीके से हो और किस काम के पर्पज से वो बाहर जा रहे हैं, उस चीज को लेके था। और वैसे अगर आपने फ्रंट पेज आप देखते हो आज का, तो उसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल आ रखा है कि 202 इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनको रशिया में बुलाया गया था आर्म फोर्सेस के अंदर इंक्लूड करने के लिए, ताकि वो भी फाइट कर सके, मतलब रशिया के बिहाफ पर। तो वहीं से एक एग्रीमेंट आपको ध्यान पे रख रहे हैं, विच इज रेलोस एग्रीमेंट। पहला सवाल तो यही आएगा कि एक एग्रीमेंट आपने न्यूज में सुना था रेलोस नाम का, ये किन दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, तो इंडिया और रशिया। अभी हुआ क्या, रशिया की भी, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वहां पे भी सिग्नेचर चाहिए होते हैं दोनों हाउसेस से, तो दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया है, जो रेलोस एग्रीमेंट है। अगला जो एसेंट है वो प्रेसिडेंशियल एसेंट आएगा इनका भी, तो वो तो साइन हो ही जाएगा। तो मतलब ये जो एग्रीमेंट है फिर आपको प्रेगमेटिकली ये यूज होता हुआ दिखाई देगा। रेलोस की अगर फुल फॉर्म देखोगे तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। पूरा आपने ध्यान रखना है, ये मिलिट्री ओरिएंटेड है, जिसमें आप क्या करोगे, जो इंडिया है वो रशिया के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकता है, रिफ्यूलिंग के पर्पज से यूज किया जा सकता है। हो सकता है रशिया के आसपास के एरिया से हमारी कोई नेवल शिप जा रही थी, कोई पार्ट खराब हो जाता है, स्पेयर पार्ट हमें रशिया वहां पे अवेलेबल करवा देगा। तो एक तरह से मिलिट्री कोऑपरेशन से रिलेटेड आपको ये रेलोज मिलेगा, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो मिलिट्री बेसिस को आप यूज करने दे रहे हो एक दूसरे के, हेल्प कर रहे हो एक दूसरे की, कोऑपरेशन कर रहे हो एक दूसरे के साथ। अभी लाइमलाइट में आप इतना ही सुनोगे कि जो रशिया की पार्लियामेंट है वहां पे रेटिफिकेशन इसको मिल चुकी है दोनों ही हाउसेस से। तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यहाँ पे यूज भी किया जाएगा बाय इंडिया और रशिया। रशिया के अगर थ्रू आउट टेरिटरी देखोगे 40+ मिलिट्री बेसिस आ जाते हैं। तो जैसे ये रेलोस एग्रीमेंट प्रेगमेटिकली यूज करने में आएंगे, तो मतलब इंडिया उन 40+ मिलिट्री बेसिस का यूज कर सकता है जो रशिया के हैं। नंबर 2 चीज, इसका पर्पस क्या है, तो जितनी भी मिलिट्री फॉर्मेशंस है उसमें आपकी वॉरशिप्स आ जाएंगी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, इंडिया और रशिया साइमल्टेनियसली एक दूसरे के यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मेन पर्पस था, म्यूचुअल लॉजिस्टिकल सपोर्ट। जैसे मैंने बताया, मान लो कोई इंडियन नेवल शिप थी, वो ऊपर जो नदरन पार्ट है उस तरफ को जाती है, कोई पार्ट बीच में खराब हो जाता है, तो जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो रशिया के मिलिट्री बेसिस पे उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद की प्रोविजन क्या क्या निकल के आते हैं। अब मिलिट्री की बात करी जा रही है, एक नेवी का आपने एग्जाम्पल देख लिया, आर्मी के साथ हम एक्सरसाइजेस बथेरी कंडक्ट करते हैं। इंदिरा आपने सुना था, इंदिरा तो स्पेसिफिक है, जो रिलेटेड है टू इंडिया एंड रशिया। इंदिरा, IND यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, रा यहाँ पे रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही रशिया भी कंडक्ट करवाता है, आपने जपद एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडिया की भी एक एक्टिव प्रेजेंस थी। तो आर्मी के साथ भी है अपना, तो बेसिस वहां पे भी यूज करे जाएंगे। एंड तीसरी कंडीशन आते हैं आपके एयर बेसिस, एयर स्पेस, ATC जहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, उन बेसिस को भी यूज करने दिया जाएगा फ्रॉम द मिलिट्री पर्पस। कंसर्न भी काफी निकल के आ सकते हैं इस टॉपिक से, पर ये कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। उसके अलावा जो पोर्ट होंगे वॉरशिप्स के लिए, उनको भी यूज करा जा सकता है, बंदरगाहें आ गई। और इवन आपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु के बिल्कुल सदर्न टिप पे था, क्या नाम था, कुंडनकुलम। कुंडनकुलम, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करी, तो वो कुंडनकुलम रीजन के अंदर लोकेटेड है। अब वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के जरिए उसको बनाया गया है। रशिया ने काफी हेल्प करी है उसको डेवलप करने में। अभी उसमें हम फर्दर और यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्सपांशन कर रहे हैं उसकी, तो रशिया एक्टिवली हमारी हेल्प करता है। तो वैसे ही जो हमारी बंदरगाहें हैं तमिलनाडु में, आपने मल्टीपल देखी। अब तमिलनाडु की नहीं, जितनी भी आपकी मेजर पोर्ट्स आ गई इस रेलोस एग्रीमेंट के अंडर, सारी ही पोर्ट्स काउंट करी जाएंगी। वो आपके चाहे ईस्टर्न कोस्ट पे हो या वेस्टर्न कोस्ट पे हो। ईस्टर्न कोस्ट कोलकाता से लेके टूटीकोरिन जो पोर्ट आपने देखा वहां तक आ गया, वेस्टर्न आपका दीनदयाल से लेके कोची पोर्ट तक आ जाएगा, तो वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ट्रूप्स या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स
इसकी भी डिस्पैचिंग करी जाएगी। अब ये जो डिस्पैच वाला एग्रीमेंट है, ये थोड़ा सा इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए रखा हुआ है। एक तो एक्सप्लेनर पे आपको रेलोज के बारे में बता दिया आज, और जो फ्रंट आर्टिकल है उसमें दिखाया इलीगल तरीके से बहुत सारी माइग्रेशन हुई थी, जिसमें रशिया ने जॉब का ऑफर देके इंडियंस को बाद में आर्म फोर्सेस के अंदर इंक्लूड कर दिया था। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, लगभग ऊपर की जो स्टेट जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखेगी, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो मिसयूज हुआ उन चीजों का, तो इसी वजह से यहाँ पे लीगल तरीके से सारी चीजों की शेयरिंग होगी। अब तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा लॉजिस्टिक तो आ ही गया, साथ में सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएगी। सपोर्ट में क्या क्या आ गया, फ्यूल खत्म हो गया और रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपका सपोर्ट में आ गया। स्पेयर पार्ट्स की मैंने बात करी, कोई पार्ट खराब कर जाता है तो वो सपोर्ट वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक, उसके बाद स्कोप क्या क्या है एप्लीकेशन का, तो और भी ज्यादा हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस रशिया के साथ कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग एक दूसरे के ट्रूप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका यूनाइटेड नेशन का चार्टर आर्टिकल नंबर 7, उसमें आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के बारे में पढ़ते हो, वो प्रोविजन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज आती है, ये वाला प्रोविजन अल्टीमेटली खुद ही आ जाता है। काउंटर टेररिज्म हो, पीस कीपिंग हो, सारे ही आपके आर्टिकल नंबर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर आते हैं। उसके अलावा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को भी सपोर्ट करेगा। अब इंडो पैसिफिक, वो जो रिंग ऑफ फायर आपने सारी देख के रखी हुई है, कहीं ना कहीं आपको रशिया के बेसिस वहां पे मिल जाएंगे। अब रशिया के जो मिलिट्री बेसिस की बात करी गई है, वो स्पेसिफिक टू रशिया नहीं है। जहां जहां पे भी मिलिट्री बेसिस होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। यूएस ने भी अपने मिलिट्री बेसिस और कंट्रीज में बनाए होते हैं, बस वैसा ही है ये से। उसके अलावा 45 प्लस बेसिस आपको रशिया के मिलेंगे। तो जैसे ही एग्रीमेंट यूज में आएगा, तो उसके बाद इंडिया इन बेसिस का यूज कर सकता है, और पर्पस वही रहेगा, लॉजिस्टिक भी आ जाएगा, सपोर्ट पर्पस भी आ जाएगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आ जाएंगी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। इसके अलावा अब आते हैं जो डिबेट यहाँ पे शुरू हुई, तो की आउटकम में जब भी आप लिखेंगे तो एक और आउटकम, अगर आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, वहां पे रेलोज करके एक बस हेडिंग डाल देना है कि रेलोज भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जो कंपैरिजन करा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो सिर्फ रशिया के साथ ही हुई अंडर द रेलोज एग्रीमेंट, ये हमारी पहले यूएस के साथ भी हो रखी है। 2018 की मिलेगी आपको, 16 की मिलेगी, बैका थोड़ा पुराना है, तो एक और एग्रीमेंट है जो आपको यूएस के साथ मिलता है। तो 3 है, लेमोआ, कॉमकासा एंड तीसरा आता है बैका। अब पहली आती है लेमोआ। लेमोआ एल यहाँ पे लॉजिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक आ गया, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी मिलिट्री की चीजें एसोसिएटेड है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो LE है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मतलब ट्रांसपोर्ट वाली चीजें सारी इंक्लूडेड। एक्सचेंज यानी कि 2 कंट्रीज की बात करी गई है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ नहीं होता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दोनों पार्टीज के आपको सिग्नेचर मिलेंगे बॉटम में, यहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिखी होंगी, डेटेड होता है और ऊपर लिखा होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में कोऑपरेशन ज्यादा होती है, एग्रीमेंट मतलब जो लिखी है फिर गाइडलाइन आप दोनों सुनेंगे उस कंट्री में। लेमोआ के बाद दूसरा जो आपका आएगा दैट इज कॉमकासा। कॉमकासा में कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करा गया है। जब एयरक्राफ्ट की बात आती है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी में आपने देखा था जैमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। जैमिंग के अलावा और क्या सुना था, स्पूफिंग एक ब्रॉड टर्म देखा था, जिसमें आपने एक जैमिंग भी देखा था। स्पूफिंग में क्या किया जाता है, फेक करा जाता है। आपको ऐसे लगेगा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है, तो आपको वो सही लगेगी। जैमिंग में आप हड़बड़ा जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां पे जो सिग्नल्स होंगे वो पूरे ही रिमूव कर जाएंगे। तो कभी इंडिया और यूएस को कोऑपरेशन करनी पड़ती है इस केस में, तो कॉमकासा को साइन करा गया, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। मतलब मेन फोकस करा जाएगा वो जो साइबर थ्रेट्स आते हैं उनके ऊपर, कम्युनिकेशन में कोई हर्डल ना आए जब भी कोई हम ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा तीसरी जो आती है दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक मतलब स्पेयर पार्ट्स आ जाएंगे, रिफ्यूलिंग करनी पड़ जाती है, वो चीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब 3-4 ऐसे एग्रीमेंट थे जो इंडिया और यूएस ने भी एक दूसरे के साथ साइन करे थे। नंबर 1 इज कॉमकासा, ये 2018 का एग्रीमेंट था। इसमें देखो कॉमकासा कम्युनिकेशन की बात करी थी। आप जब भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, वहां पे 2 वर्ड्स बड़े कॉमन पड़े होंगे, इवन व्हाट्सएप भी जब यूज करते हो, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे बोला कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, और जो हमारे इक्विपमेंट है, सिस्टम है, रिलायबल होने चाहिए एक दूसरे के बीच में, ताकि ट्रस्ट बिल्डिंग भी प्रोड्यूस करी जा सके। आफ्टर दैट मेन फोकस क्या होगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सिक्योर होनी चाहिए। अभी चाइना ने जापान की जैमिंग कर दी थी एयरक्राफ्ट की, तो मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स आए
आए थे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो सिक्योर कम्युनिकेशन हो इंडिया एंड यूएस के बीच में, और स्पेशली कौन सी, मिलिट्री कम्युनिकेशन, लीडर्स, एयरक्राफ्ट्स, आपके शिप्स, पीस और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही टाइम पे सिक्योर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो रेलोस के जैसा कॉमकासा एक इंडिया और यूएस के बीच में भी आपको मिलेगा। सेकंड जो आपने देखा वो है लेमोआ 2016 का। लेमोआ में कीवर्ड्स क्या थे, लॉजिस्टिक और दूसरा था एक्सचेंज, मतलब म्यूचुअल। अब कोई चीज होगी जो एक्सचेंज करी जाएगी, एक का फ्यूल खत्म हो जाता है नेवल शिप का या एयरक्राफ्ट का, तो इसमें बोला जाता है कि म्यूचुअल रिफ्यूलिंग करी जाएगी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस पे। उसके बाद एक्सेस टू सप्लाईज, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक आ गया ना, तो सामान की कैरिंग आप कर सकते हो। किसी का कोई पार्ट खराब हो गया, एयर बस का हो गया, एयरक्राफ्ट का हो गया, नेवल शिप का हो गया, एनीथिंग, तो उसमें क्या किया जाएगा, पोर्ट्स वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप दूसरी कंट्री को अलाउ करोगे वहां पे कि आप रुक जाइए, आपको रिफ्यूलिंग हम प्रोवाइड कर देंगे। पर यहाँ पे पैसे का इंपॉर्टेंट रोल है, ये अकेली कोऑपरेशन नहीं है, पैसा भी लगेगा साथ में। आफ्टर दैट बैका, बैका में आपने जो की वर्ड देखा वो था बेसिक, तो बेसिक में सारी चीजें आ जाएंगी। तो शेयरिंग ऑफ हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जैसे MH-60R, तो MH-60R में क्या बोला था हमें यूएस ने कि वन टाइम हम आपको क्या करेंगे, दोबारा से वैसे ही हेलीकॉप्टर रेडी करके दे देंगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर हेलीकॉप्टर के अंदर आती है, जिसके लिए टर्म यूज हुई थी कि दोबारा से कर देंगे रेप्लेनिशमेंट, तो उसको दोबारा से वैसा का वैसा बना के आपको देंगे, जो स्पेयर पार्ट्स होंगे उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो जो भी जियोस्पेटियल डेटा है, सैटेलाइट, ड्रोन डेटा, अब देखो 1990s की बात करती हूँ, 1999 में एक वॉर हुई थी, कारगिल वॉर। उस टाइम पे भी वैसे हमने यूएस से मांगा था कि हमें प्लीज सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड कर दो, कि हमें देखना है कि उनकी डिप्लॉयमेंट कहां तक हुई है। फिर उन्होंने हैवी बॉम्बार्डमेंट कर दी थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई हाइट पे होगा, आप नीचे हो, तो ऊपर वाला जो है वो ज्यादा एडवांटेज में होता है, फिर आप रात को ये अटैक कर सकते हो जब विजिबिलिटी कम हो जाती है। यूएस ने खैर उस टाइम पे मना कर दी थी कि हम नहीं आपको सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड करेंगे। फिर बाद में थोड़ा कोऑपरेटिव वर्ल्ड आया, क्योंकि अब बाइपोलर नहीं बचा हुआ था, दो पावर्स नहीं बची थी 1990s में भी। 1991 में डिसइंटीग्रेशन देख रहे हो आप सोवियत यूनियन का, तो उसके बाद कोऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करा। अब जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये कोऑपरेशन के लिए है, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, मतलब कि आपको कंपलसरी है कि आपने कर ही लेनी है ये चीजें, बट कोऑपरेशन को ये हाईलाइट करते हैं। तो एक याद रखिएगा, कॉमकासा है, दूसरा लेमोआ है, देन आपका बैका आ जाता है। तो इंडिया तो कोऑपरेशन के लिए काफी जाना जाता है, तो हम तो कोऑपरेट करते हैं हर कंट्री के साथ। रेलोज स्पेसिफिकली रिलेटेड है टू रशिया, कॉमकासा आपका ये बैका, देन लेमोआ ये रिलेटेड है टू यूएस। कीवर्ड्स याद रखना, सी फॉर कम्युनिकेशन था, एल फॉर लॉजिस्टिक था और बी फॉर बेसिक था। बाकी एक्सचेंज और वो सारी टर्म्स कॉमन ही रहेंगी। कॉमकासा में सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। लेमोआ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज आ जाएगा, बैका में आपका बेसिक एक्सचेंज आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। इसमें जस्ट ये शो किया गया कि ऐसा नहीं है कि रिलायबल फ्रेंड हमारा एक ही है, इसके अलावा भी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो हमने और कंट्री के साथ भी करी है, जिसमें लाइमलाइट में एग्जाम्पल आता है यूएस का। तो ये कंपेरिजन था जस्ट। अब क्योंकि जो वर्ल्ड है आज के टाइम पे वो कैसा है नेचर में, बाइपोलर, ट्राइपोलर, कैसा बोलोगे, मल्टीपोलर। हर तरफ आप देखोगे, ग्लोबल साउथ की जब बात करेंगे तो इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाता है। अभी इथोपिया में विजिट हुई, उन्होंने हाईएस्ट ऑनर अवार्ड भी दे दिया मोदी जी को कि लीजिए आपके लिए। तो मतलब जब भी हम विजिट करते हैं तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, कि हम लीडर हैं इस रीजन के, लीड करना चाहते हैं आपकी हेल्प करके। तो रिलायबल फ्रेंड्स, मतलब एक चीज होती है कि जियो पॉलिटिक्स जो होती है इसमें सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। पाकिस्तान के ऊपर भी अब आ चुका है बर्डन, यूएस ने ठीक ठाक तारीफ करी थी मुनीर की, अब वो आगे हैं वापस कि अब कर्जा उतारना भी तो पड़ेगा। आईएमएफ से आपको लोन सैंक्शन करा दिया है, तो ऐसे थोड़ी फ्री में मिल रहा था सब कुछ। अब लोकेशन की इंपॉर्टेंस आप बहुत ज्यादा सुनोगे। जो आपने एक माइंस पढ़ी थी पाकिस्तान में, कौन सी थी? नहीं, माइंस हैदराबाद और इस्लामाबाद में तो आईएमएफ गया था सर्वे करने के लिए। हाँ हाँ, किसी ने बोला, हाँ क्या थी? तो रिक, RIQ, और पहला शब्द क्या था? डी से था, चार शब्द, चार लेटर्स थे उसमें। रियोडिक था आई थिंक, है ना, रियोडिक। बस उसको याद रख लेना कि उसका जो रेकोडिक, रेकोडिक, चार शब्द, REKO और DIQ। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और ये लेके गए थे डब्बा कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स है। तो अब वापसी का भी टर्म आ चुका है कि जो लिया है वो वापस भी देना पड़ेगा।